आज हम पढ़ेंगे फेज पोर्ट्रेट ऑफ लीनियर सिस्टम विद डिफरेंट क्वालिटेटिव बिहेवियर। ये जो लीनियर सिस्टम के फेज पोर्ट्रेट हैं वो क्वालिटेटिवली क्या शो कर रहे होते हैं, यानी स्टेबिलिटी की सेंस में देखेंगे कि स्टेबिलिटी की सेंस में उनका क्वालिटेटिव बिहेवियर क्या है। एग्ज़ाम्पल पहले देखते हैं जी। एग्ज़ाम्पल से ही ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। Solve the linear system x dot is equal to ax where a is equal to a0 0 minus 1। कोई हमने लीनियर सिस्टम ले लिया जनरल एक्स, और ये एक सिस्टम ऐसा लिया है जिसमें देखें तो मैट्रिक्स ए जो है उसकी एंट्रीज सिर्फ डायगोनल एंट्रीज़ हैं। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक पार्टिकुलर हमने को मैट्रिक्स लिया है, डायगोनल मैट्रिक्स। ग्राफ द फेज पोर्ट्रेट एज वेरीज फ्राम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसका फेज पोर्ट्रेट इस सिस्टम का हम ड्रा करेंगे ए की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके। ए की वैल्यूज़ यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये डिस्कस करेंगे। जब ए की वैल्यू वेरीज करती है तो ग्राफ इसका क्या बनता है, शोइंग द क्वालिटेटिवली डिफरेंट केसेस इसके क्वालिटेटिवली डिफरेंट, हम इनके केसेस डिस्कस करेंगे। इस सिस्टम को अगर ये x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इस तरह हम लिख लेंगे। सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस है तो x डॉट y डॉट इज इक्वल टू a 0 0 माइनस 1 एक्स वाई। अब इसको या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स और y डॉट इज इक्वल टू माइनस वाई। विच शोज दैट द टू इक्वेशंस आर अनकपल्ड। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं तो ये देखें कि ये दोनों अनकपल्ड इक्वेशंस हैं, यानी कि x वाली जो इक्वेशन है उसमें y कोई इन्वॉल्व नहीं है और y वाली जो इक्वेशन है इसमें x इन्वॉल्व नहीं है। देयर इज़ नो x इन द y इक्वेशन एंड वाइस वर्सा, कि y इक्वेशन में कोई x नहीं है और x इक्वेशन में कोई y नहीं है, इसलिए ये अनकपल्ड इक्वेशन है। अब ये वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने लिख लिया। इन दिस सिंपल केस ईच इक्वेशन में बी सॉल्व सेपरेटली, क्योंकि ये अनकपल्ड इक्वेशन हैं तो इसलिए ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो सेपरेटली सॉल्व की जा सकती हैं। और इनका सॉल्यूशंस अगर देखें तो x को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x डॉट को जब सॉल्व करेंगे तो x ऑफ t इज इक्वल टू x नॉट ई पावर ए टी, और y डॉट इज इक्वल टू माइनस वाई को जब सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा y ऑफ t इज इक्वल टू y नॉट ई पावर माइनस टी। ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। इन ईच केस वाई टी डिकेज एक्सपोनेंशियली। अब ए की देखें कोई भी वैल्यू ले, यहाँ पे नेगेटिव लें पॉजिटिव लें वो तो डिपेंड करता है हमें ए की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन y को अगर आप देखें तो y में देखें तो e पावर माइनस टी है तो y हर केस में ही ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में e की पावर में नेगेटिव t है। तो ये हर केस में ये जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये y जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, डिके करता जाएगा। When a इज़ लेस दैन ज़ीरो, जब a में देखें कि a की वैल्यू यहाँ पे जब नेगेटिव लेते हैं तो x ऑफ t आल्सो डिकेज एक्सपोनेंशियली, तो फिर x जो है वो भी डिके करना शुरू कर देगा, डिके होता रहेगा एक्सपोनेंशियली। एंड सो ऑल ट्रेजेक्टरीज अप्रोच द ऑरिजिन एज t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो जितनी भी ट्रेजेक्टरीज हैं वो ऑरिजिन को अप्रोच करेंगी जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। किस केस में, जब a यहाँ पे नेगेटिव होगा तो फिर सारी जो ट्रेजेक्टरीज हैं वो ऑरिजिन को अप्रोच करेंगी। अब a नेगेटिव के, अब हमने a एक नेगेटिव पहले ले लिया है, पर नेगेटिव को डिस्कस करेंगे फिर पॉजिटिव को डिस्कस करेंगे आगे। However, the direction of approach depends on the size of a compared to minus 1। लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी ये ट्रेजेक्टरीज की, ये तो हम कंफर्म है कि जब a नेगेटिव होगा तो जितनी भी ट्रेजेक्टरीज हैं वो ऑरिजिन को अप्रोच करेंगी, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है अप्रोच की वो डिपेंड करेगी a के साइज़ पे। जब -1 से कंपेयर करेंगे कि आया कि -1 से वो लेस है या ग्रेटर है,
अब देखें फर्स्ट केस हमने ले लिया है कि ए नेगेटिव है, लेकिन एक और कंडीशन ली है कि ए अगर लेस दैन -1 हो तो ये ट्रेजेक्ट्रीज बनेगी। ये देखते हैं ये ट्रेजेक्ट्रीज कैसे बनती हैं। अब ए अगर लेस दैन -1 हो यहाँ पे, अब ये बात नोट करने वाली है कि y यहाँ पे यानी -1 है e की पावर में, और a हम ले रहे हैं कि लेस दैन -1। इन फिगर 5.1.5a वी हैव a लेस दैन -1। इसमें हमने a लेस दैन -1 का केस लिया, विच इम्प्लाइज दैट x ऑफ t डिकेज मोर रैपिडली दैन y ऑफ t। कि अब हम देखें कि x ऑफ t जो है, इधर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि a अगर लेस दैन -1 हो, यानी ये -1 है तो ये सपोज -2 हो, -3 हो, तो इसका मतलब ये है कि e की पावर इधर माइनस के साथ ये मैग्नीट्यूड या माइनस में देखें तो ये नंबर जो है वो लेस होगा इससे। तो इसका मतलब ये है कि x ऑफ t जो है वो डिकेज करेगा, फास्टर डिकेज करेगा एज कंपेयर टू y ऑफ t। यानी ये जो कर्व है ये तेज़ी से डिके हो रही होगी एज कंपेयर टू y ऑफ t में। अब trajectories approach the origin tangent to the slow direction, here the y direction। अब slow direction यहाँ पे क्या है, y वाली स्लो डायरेक्शन है, तो ट्रेजेक्ट्रीज ऑरिजिन को अप्रोच करेंगी टेंजेंट टू द स्लो डायरेक्शन, यानी स्लो डायरेक्शन में ये टेंजेंट बनाते हुए। तो अब देखिए यहाँ पे स्लो डायरेक्शन y है, तो ट्रेजेक्ट्रीज अप्रोच कर रही हैं ऑरिजिन को और ये टेंजेंट बना रही हैं टेंजेंट टू द स्लो डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन में ये टेंजेंट बना रही हैं साल। इसका मतलब ये है कि जब भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे फेज पोर्ट्रेट में 2 डायमेंशनल सिस्टम का, तो इस सॉल्यूशन को देखते हुए ये तो कंफर्म है कि सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगा लीनियर सिस्टम में, क्योंकि लीनियर सिस्टम में हमारे पास अनकपल्ड इक्वेशंस होती हैं, तो अनकपल्ड इक्वेशंस में उनको सेपरेटली सॉल्व किया जा सकता है। तो जब हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो दोनों में जो सॉल्यूशन आएंगे वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएंगे। तो फिर एक्सपोनेंशियल को देखते हुए अभी पॉजिटिव केस की तरफ नहीं जाते कि एक्सपोनेंशियल अगर दोनों में नेगेटिव हो तो हम ये देखेंगे कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो फास्टर डिके करता है और कौन सा स्लो डिके होता है। तो जो डायरेक्शन हमें फास्टर डिके दे रही है वो, इसका मतलब ये है कि ट्रेजेक्ट्री जो है वो टेंजेंट बना रही होंगी स्लो डायरेक्शन में। तो इधर स्लो डायरेक्शन जो है वो वाई डायरेक्शन है, तो फिर वो ये सारी जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं ये वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन के साथ ये टेंजेंट बना रही हैं। The initiative explanation is that when a is very negative, यानी ये हमने केस लिया है जब a बहुत नेगेटिव है, यानी -1 से भी लेस है। The trajectory slams horizontally onto the y-axis, यानी ट्रेजेक्ट्री जो है वो ख़त्म होगी हॉरिजॉन्टली हो जाएगी y-axis पे, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसी तरह हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये बिल्कुल y-axis के वो पैरेलल y-axis के ऊपर आ जाएगी और फिर उसके बाद ये 0 पे आते आते यानी बिल्कुल ये y-axis के ऊपर आ जाएंगी ट्रेजेक्ट्रीज। और y-axis हमारा क्या है, वो स्लो डायरेक्शन है। बिकॉज द डिके ऑफ एक्स टी इज़ ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, क्योंकि जो एक्स टी का डिके है वो तकरीबन इंस्टेंटेनियस है, हर लम्हे वो डिके हो रहा होता है, तेज़ी से डिके हो रहा होता है। इसलिए करते करते जब एक्स ऑफ टी वो डिके होता जाएगा, तो अब आप देखें कि एक्स ऑफ टी जब डिके हो रहा है तो आप देख कि एक्स ऑफ टी की डायरेक्शन क्या है। एक्स ऑफ टी की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास जब नेगेटिव है एक्स ऑफ टी की डायरेक्शन, तो नेगेटिव में वो डिके होता होता यानी एक्स एक्सिस से वो हटता जाएगा हर लम्हे वो हटता जाएगा, और करते करते वाई एक्सिस वाई इतना नहीं चेंज होगा तो एक्स बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो एक्स एक्सिस से जब वो अवे होता जाएगा और वाई की डायरेक्शन पर अप्रोच करता जाएगा, तो
अगर आप इमेजिन करें यानी एक्स और वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस अगर ये सपोज यहाँ पे कोई एक्सिस बना ले तो ये एक्स एक्सिस से ये क्या होगा, ये हटता जाएगा और वाई एक्सिस की तरफ ये अप्रोच वाई एक्सिस के ये आस्ता आस्ता पैरेलल होता जाएगा और फिर उसके बाद इस तरह ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा. Then the trajectory dwindles along the y-axis toward the origin, so the approach is tangent to the y-axis. तो ये जो अप्रोच है ये हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट टू द y-axis होगी. जहाँ पे आप देख लें जी इन फिगर 5.1 है द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ स्टेबल नोड. इस केस में हम कहेंगे कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वो स्टेबल नोड बन रहा है. अब आगे दूसरी कंडीशन हमने ले लिया, जब a-1 के इक्वल हो तो इस टाइप की शेप बनेगी. आप देखते हैं इस टाइप की शेप ये कैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस टाइप की शेप बनेगी a-1 हो. अब ये हमारे पास सॉल्यूशन है, तो a अगर -1 हो यहाँ पे तो e⁻−t, ये दोनों इधर से इधर भी e⁻−t आ जाएगा, इधर भी e⁻−t आ जाएगा. फिगर 5.1.5b शोज द केस a इज इक्वल -1. ये उस केस a इज इक्वल -1 के केस को ये फिगर शो कर रही है. अब ये कैसे शो कर रही है, equation 1 shows that y over x equal to y naught over x naught is equal to constant. अब देखें जब y over x की हम रेशो लेते हैं तो इधर भी e⁻−t है, इधर भी e⁻−t है, तो ये y naught over x naught आ जाएगा. अब y naught over x naught ये कोई कांस्टेंट है, हम सपोज इसको कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, कांस्टेंट को कोई सपोज m का नाम दे देते हैं. तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है y ऑफ t इज इक्वल टू m टाइम x ऑफ t, यानी y इज इक्वल टू mx. और y इज इक्वल टू mx किसकी इक्वेशन है, ये हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन है जो जिसकी स्लोप m है और ऐसी इक्वेशन है जो ऑरिजिन से पास कर रही है. तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है जो ऑरिजिन से पास कर रही है. तो y इज इक्वल टू एम एक्स, जब डिफरेंट सॉल्यूशंस हम लेंगे y ऑफ t इज इक्वल टू एम एक्स ऑफ t को वेरी करवाते जाएंगे तो सारी स्ट्रेट लाइंस बनती जाएंगी जो ऑरिजिन से पास कर रही हैं. और इनको क्योंकि अब जब ऑरिजिन से पास कर रही हैं तो ये ऑरिजिन को अप्रोच कर रही होंगी हर साइड से. सो ऑल ट्रेजेक्टरीज आर स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन. तो जितनी भी जो ट्रेजेक्टरीज हैं ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ऑरिजिन से पास कर रही होंगी. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल केस. It occurs because the decay rates in the two direction are precisely equal. ये एक स्पेशल केस है. अब देखें कि जिसमें डिके रेट जो है वो इक्वल है, दोनों का बिल्कुल इक्वल है. तो इक्वल जब हम डिके हो रही होगी तो वो डिके करते करते हर डायरेक्शन से वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगी. इन दिस केस एक्सटेरिक इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल नोड और स्टार. इस केस में जब a-1 हो तो उसको हम कहेंगे कि ये जो नोड एक्सटेरिक इज इक्वल टू, एक्सटेरिक का मतलब है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम पॉइंट लीनियर सिस्टम में हमें पता है वो ऑरिजिन होता है. तो यानी इसमें जो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो सिमेट्रिकल नोड होगा या स्टार होगा. आगे एक और केस है कि जब a जो है -1 0 से लेस और -1 से ग्रेटर हो और 0 से लेस हो तो उसके लिए ये फिगर बन रही है. अब ये फिगर आप देखें तो ये फिगर और a में थोड़ा सा a से कंपैरिजन करें तो उसी का ये अपोजिट केस बन रहा है. अब देखें यहाँ पे जब a हो जाएगा a हम -1 और 0 के दरमियान होगा और इधर -1 है, तो इसका मतलब ये है इस केस में x जो है वो स्लोर डिके होगा और y फास्टर डिके होगा. We again have a node, but now the trajectory is star along the x direction. क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि यानी ट्रेजेक्टरी जो है वो स्लो डायरेक्शन की उसके आगे पैरेलल हो जाती हैं या उसके बिल्कुल ऊपर टेंजेंट बना लेती हैं. तो यहाँ पे स्लो डायरेक्शन x एक्सिस है तो ट्रेजेक्टरी जो है वो x डायरेक्शन में इस तरह x डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएंगी, x डायरेक्शन के ऊपर आ जाएंगी और ज़ीरो को अप्रोच करेगी.
विच इज़ द मोर स्लोली डिके इन डायरेक्शन ऑफ दिस रेंज ए, क्योंकि ये x की ए की इस रेंज के लिए x जो है वो स्लोली डिके हो रहा होगा एज़ कम्पेयर टू y। तो जो भी स्लो डायरेक्शन होती है x और y उसके वो पैरेलल ट्रेजेक्ट्री हो जाती है। तो ये अपोजिट हो गया उसके एक केस में क्योंकि y डिके हो रहा है स्लोली, तो वो y डायरेक्शन में ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस हो रही थी हमारे पास डायरेक्शन में हमारे पास पैरेलल टू वो वाई एक्सिस आ रही थी, और इधर जो है वो ट्रेजेक्ट्रीज हमारे पास वो पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन में। अब आगे है जी, जब a 0 को अप्रोच कर जाए तो ये फिगर बनेगी। अब देखिए जब a ज़ीरो को अप्रोच कर जाए तो x ऑफ t इज इक्वल टू x नॉट हो जाएगा। अब x नॉट कोई कांस्टेंट है तो यानी x नॉट कोई एक पॉइंट आ जाएगा, x नॉट यहाँ पे कोई ले लें, यहाँ पे ले लें या यहाँ पे ले लें, वो कि फिक्स पॉइंट आ जाएगा। और y जो है वो डिके करेगा एक्सपोनेंशियली। समथिंग ड्रामेटिक हैपन्स व्हेन a इज इक्वल टू 0। तो कुछ जी ये एक ड्रामेटिक सी अपीयर हो रहा है कि जब a 0 को अप्रोच कर जाए 1a बिकम्स x ऑफ t इज इक्वल टू x नॉट। a 0 पुट करें तो यहाँ पे जो इस तरह मैंने पहले बता दिया x नॉट आएगा। सो देयर इज एन एंटायर लाइन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स अलोंग द x एक्सिस। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट की लाइन बन जाएगी x एक्सिस पे कि x नॉट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें या जिधर मर्जी ले लें, तो वो फिक्स्ड पॉइंट आते जाएंगे। All trajectories approach these fixed points along the vertical lines। और क्योंकि y वेरी कर रहा है, डिके कर रहा है, तो ये y की डायरेक्शन में ये वर्टिकल लाइंस में ये सारी ट्रेजेक्ट्रीज उन फिक्स्ड पॉइंट को अप्रोच कर रही होंगी। अब एक लास्ट केस है कि जब a पॉजिटिव हो जाए। अब देखिए पूरे इंटरवल को हमने डिवाइड कर दिया है, पूरी रियल लाइन को डिफरेंट a के केसेस लेके। पहला हमने केस लिया कि a लेस देन -1 हो, फिर उसके बाद हमने ले लिया है कि a लेस देन -1 a-1 और 0 के दरमियान हो। फिर उसके बाद हमने ले लिया था a ग्रेटर दैन 0 हो, सॉरी पहले -1 से लेस लिया था वेरी लार्ज, फिर -1 से 0 हमने केस लिया था। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये -1 और 0 के दरमियान था पहला जो केस था हमारे पास। हाँ जी, पहले -1 और 0 के दरमियान, फिर a इज इक्वल टू -1 लिया, फिर -1 से ग्रेटर और 0 के दरमियान लिया। फिर उसके बाद हमने अब a ग्रेटर दैन ये इज इक्वल टू 0 ले लिया, और उसके बाद हमने a ग्रेटर दैन 0 ले लिया। अब a ग्रेटर दैन 0 के लिए देखते हैं कि ये क्या होगा हमारे पास। फाइनली व्हेन a पॉजिटिव x स्टेरिक बिकम्स अनस्टेबल। तो ये जो फिगर 5.1.5e, जब a पॉजिटिव के लिए ये x स्टेरिक अनस्टेबल होगा। ये क्यों अनस्टेबल हो जाएगा? ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द x डायरेक्शन, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, इसलिए ये जो है वो अनस्टेबल होगा। क्योंकि x में अगर आप देखें यहाँ पे a पॉजिटिव लें तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है और y एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। मोस्ट ट्रेजेक्ट्रीज वी आर अवे फ्रॉम एक्स स्टेरिक एंड हेड आउट टू इन्फिनिटी। और बहुत सारी जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो एक्स स्टेरिक से अवे जा रही होंगी और फिर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होंगी। एन एक्सेप्शन अकर्स इफ़ द ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट्स ऑन द वाई एक्सिस। अगर ये सिर्फ वो ट्रेजेक्ट्री जो वाई एक्सिस पे स्टार्ट होंगी, इट वॉक्स अ टाइट रोप टू द ऑरिजिन, वो सीधी सीधी जो है वो ऑरिजिन को अप्रोच करेंगी। क्योंकि वाई एक्सपोनेंशियली यहाँ पे डिके कर रहा है, तो वो जो ट्रेजेक्ट्रीज है जो वाई एक्सिस को पे स्टार्ट हो रही हैं वो ऑरिजिन तक पहुँचेंगी। बाकी जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज वाई एक्सिस से राइट या लेफ़्ट वो स्टार्ट होंगी वो सारी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएंगी। इन फॉरवर्ड टाइम द ट्रेजेक्ट्रीज आर सिमेट्रिक टू द एक्स एक्सिस। अब फॉरवर्ड टाइम में ये जो फॉरवर्ड टाइम आप देखें, फॉरवर्ड ये जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं सारी ये फॉरवर्ड टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस है, यानी ये इसके एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ये चीज़ आप नोट करने वाली है कि ये हम टी और एक्स प्लेन नहीं ले ले बल्कि ये एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं। यहाँ पे टी नहीं नज़र आ रहा, ये हम नहीं कह सकते कि ये
फॉरवर्ड टी, यानी ये इधर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और इधर टी यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे टी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। नहीं, बल्कि ये दोनों एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन में टी यहाँ पे कोई नहीं है हमारे पास जाहिर हो रहा। ये जो है ये फॉरवर्ड टाइम को रिप्रेजेंट करें। फॉरवर्ड टाइम का मतलब यही है कि ट्रेजेक्ट्री जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में ट्रेजेक्ट्री फ़्लो कर रही है उसको कहेंगे फॉरवर्ड टाइम। तो आप देखें कि फ़्लो इस डायरेक्शन में कर रही है ट्रेजेक्ट्रीज, तो ये फॉरवर्ड टाइम में हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के। इन द बैकवर्ड टाइम का मतलब यही है कि ये ट्रेजेक्ट्रीज की डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दी जाए तो पीछे इनको यानी ले जाए, इनके जो वो इसके पहले देखें तो ट्रेजेक्ट्रीज यानी जिधर से आ रही हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इनकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए तो आप देखें कि ये जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं ये सिमेट्रिक हो जाएंगी वाई एक्सिस के। हेयर एक्सटेरिक इज कॉल्ड अ सैडल पॉइंट, तो इधर जो है वो एक्सटेरिक सैडल पॉइंट होगा। यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं कि फॉरवर्ड टाइम और बैकवर्ड टाइम, यहाँ पे टाइम नहीं मेंशन हो रहा, ये एक्स और वाई एक्सिस है। फॉरवर्ड टाइम का मतलब ये होगा कि हम फॉरवर्ड टाइम जब ये ट्रेजेक्ट्री जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है हम कहेंगे कि वो फॉरवर्ड टाइम है, और इसी तरह ट्रेजेक्ट्रीज की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो हम कहेंगे कि ये बैकवर्ड टाइम है। अब देखें कि द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द स्टेबल मैनिफोल्ड। वाई जो है वो स्टेबल मैनिफोल्ड है ऑफ द सैडल पॉइंट एक्सटेरिक। क्यों स्टेबल मैनिफोल्ड है? डिफाइंड द सेट ऑफ इनिशियल कंडीशन एक्स नॉट सच दैट एक्स टी इज इक्वल टू एक्सटेरिक एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस है। ये सारी वो इनिशियल कंडीशंस का सेट है कि जो वाई एक्सिस पे अगर इनिशियल कंडीशन ले, इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है कि ट्रेजेक्ट्री जो वाई एक्सिस से स्टार्ट करें वो अप्रोच करती है, यानी वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जो वाई एक्सिस के ऊपर है उनमें से किसी भी पॉइंट से ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करें तो वो ये इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सटेरिक है, ये जो वाई एक्सिस है ये स्टेबल मैनिफोल्ड है। Likewise, the unstable manifold of x-steric is the set of initial conditions such that xt is equal to x-steric। तो जो x-steric है xt, तो अनस्टेबल मैनिफोल्ड क्या है? ऐसी सारी इनिशियल कंडीशन जब बैकवर्ड t मूव करे तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करे तो वो सारा हो जाएगा हमारे पास, वो अनस्टेबल मैनिफोल्ड होगा। तो आप देखें कि अब देखें कि इन्हीं को अगर इनको बैकवर्ड भी करे तो तब भी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच नहीं करते, लेकिन इन दोनों को एरोज को अगर हम अपोजिट कर दें तो फिर ये दोनों अप्रोच कर जाते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट को। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो अनस्टेबल मैनिफोल्ड होगा वो क्या होगा? वो एक्स एक्सिस होगा, यानी ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जब टी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाए तो वो हमारे पास होता है अनस्टेबल मैनिफोल्ड। हियर द अनस्टेबल मैनिफोल्ड इज द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनिशियल पॉइंट ले या ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करें तो वो यानी इसको अपोजिट करके यानी सारे एरोज को अपोजिट कर दें। तो जब सारे रिवर्स कर देंगे सारे एरोज को तो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई भी इनिशियल पॉइंट लें तो वो एक्स एक्सिस वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये unstable manifold है। Note that a typical trajectory asymptotically approaches the unstable manifold as t approaches to infinity। तो आप देखें कि unstable manifold हमारा क्या है? x एक्सिस है। तो कोई भी जो ट्रेजेक्ट्री है वो अनस्टेबल मैनिफोल्ड को अप्रोच कर रही है जब t माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, और जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो जब t माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, जब भी t माइनस इन्फिनिटी का नाम लेंगे तो इसका मतलब है डायरेक्शन इनकी रिवर्स कर दें। तो जब इनकी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो ये वाई एक्सिस को अप्रोच करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि टी जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये अनस्टेबल मैनिफोल्ड को अप्रोच सैडल पॉइंट के केस में, यानी सैडल पॉइंट के केस में जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वो
जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो अनस्टेबल मैनीफोल्ड को अप्रोच करेंगी, और जब हमारे पास टी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो स्टेबल मैनीफोल्ड को अप्रोच करेंगी। दिस साउंड्स बैकवर्ड बट राइट, यानी ये बैकवर्ड लग रहा है लेकिन ये है कि ये हकीकत यही है कि जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वो जितनी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो अनस्टेबल मैनीफोल्ड को अप्रोच करेंगी, और जब टी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो स्टेबल मैनीफोल्ड को अप्रोच करेंगी। अब स्टेबिलिटी की लैंग्वेज में देखते हैं कि ये जितनी हमने केसेस लिए हैं, जितनी ट्रेजेक्ट्रीज डिस्कस की हैं, ये स्टेबिलिटी की सेंस में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट्स यूजफुल टू इंट्रोड्यूस सम लैंग्वेज दैट अलाउज अस टू डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स। तो हम यानी स्टेबिलिटी की सेंस में ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, वो हम कुछ इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टेबिलिटी की सेंस में, यानी उनको क्या कहते हैं। दिस लैंग्वेज विल बी स्पेशली यूजफुल व्हेन वी एनालाइज फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। ये जो स्टेबिलिटी की सेंस है ये उस वक्त हमें यूज़फुल हमारे लिए यूज़फुल रहेगी जब हम किसी नॉन लीनियर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स और होना। अट्रैक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये फर्स्ट डेफिनेशन है अट्रैक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट। कंसिडर अ फिक्स्ड पॉइंट एक्सटेरिक ऑफ अ सिस्टम दिस, सपोज हमारे पास एक्सटेरिक जो है इसका कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट है या फिक्स्ड पॉइंट है। वी से दैट एक्सटेरिक इज अट्रैक्टिंग इफ देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सटेरिक व्हेन एवर एक्स जीरो माइनस एक्सटेरिक का नॉर्म इज लेस दैन डेल्टा। इसका मतलब ये है कि हम कोई एक्सटेरिक कोई डेल्टा नेबरहुड ले लें, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट की कोई डेल्टा नेबरहुड ले लें। इनिशियल एक्स ऑफ ज़ीरो का मतलब ये है कि वो इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट का मतलब ये है कि ट्रजेक्ट्री वहाँ से स्टार्ट करें, यानी कि डेल्टा हमारे पास डेल्टा नेबरहुड में इक्विलिब्रियम पॉइंट की नेबरहुड में कोई भी अगर ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो वो एट द एंड इन्फिनिटी को अप्रोच, अगर टी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो वो जो ट्रेजेक्ट्री है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को, यानी ट्रेजेक्ट्री दूसरे लफ्ज़ों में वो सोल्यूशन ही होगा, वो जब अप्रोच कर जाएगा एक्सटेरिक को, फिर हम कहेंगे कि वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो attracting equilibrium point है। In other words, any trajectory that starts within a distance delta of delta x steric is guaranteed to converge to x star x steric eventually। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी जो ट्रेजेक्ट्री जो इस डेल्टा डिस्टेंस के अंदर अंदर स्टार्ट होगी वो एक्सटेरिक को आखिरकार कन्वर्ज कर जाएगी, और इसको कहेंगे, जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर इसको कहेंगे कि जो एक्सटेरिक है वो हमारा अट्रैक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वी से दैट एक्सटेरिक इज इक्वल टू 0 एज एन अट्रैक्टिंग फिक्स्ड पॉइंट इन फिगर 5.1.58 टू सी ऑल ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट एक्सटेरिक नियर एक्सटेरिक अप्रोच इट एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमने जो पहले केसेस हैं उनमें देखा है कि जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं जो एक्सटेरिक के नेबरहुड में स्टार्ट होती हैं वो आखिर में टी इन्फिनिटी जब हो तो वो अप्रोच कर जाती हैं एक्सटेरिक को। तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी यानी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो एक्सटेरिक को अप्रोच कर रही हैं। आप देखें फर्स्ट केस में देखें तो जहाँ से भी ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करते हैं, जहाँ से कोई सपोज यहाँ से ये नेबरहुड, हम ये डेल्टा नेबरहुड अगर ये कंसिडर कर लें तो देखें जो भी ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट होती है यहाँ पे डेल्टा नेबरहुड का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी आप कोई एक सर्कल बना लें, और वो जो अब ये जो फिगर है इसके ऊपर एक सर्कल बना लें। आप सपोज करें कि ये डेल्टा नेबरहुड है एक्सटेरिक की, तो देखें कि उस सर्कल के अंदर से जहाँ से भी ट्रेजेक्ट्री वो स्टार्ट करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करेगी। इसी तरह इसके ऊपर अगर एक सर्कल बना लें तो आप देखें उस सर्कल में के अंदर जहाँ से भी कोई ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करेगी। इसी तरह इसके ऊपर भी कोई सर्कल बना लें तो आप देखें कि उसमें कहीं से भी वो ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करें तो वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है। इन फैक्ट एक्सटेरिक अट्रैक्ट्स ऑल ट्रेजेक्ट्रीज इन द फेज प्लेन। तो हकीकत में ये है कि एक्सटेरिक जो है जितनी भी फेज़ प्लेन में, पूरी फेज़ प्लेन में जो ट्रेजेक्ट्रीज बन रही हैं उनको
ये अट्रैक्ट करता है, सो इट कुड बी कॉल्ड ग्लोबली अट्रैक्टिंग। तो ये इस केस में ये ग्लोबली अट्रैक्टिंग का लाया जा सकता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशन है कि कहीं से भी आप कोई ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट कर ले तो वो एट दी एंड ज़ीरो को ही अप्रोच करता है। यहाँ पे ये ग्लोबली है फिक्स्ड पॉइंट में, या जो हमारे पास लीनियर सिस्टम होता है, लीनियर सिस्टम में अगर कोई पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अट्रैक्टिंग पॉइंट हो तो वो ग्लोबली अट्रैक्टिंग होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशन होता है। यानी कि कहाँ से जहाँ से मर्जी है हम ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करें तो वो हमारे ज़ीरो को ही अप्रोच करती है। लेकिन जो नॉन लीनियर के केस में उसमें ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, वहाँ पे वो लोकल स्टेबिलिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। यानी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट एजम्प्टोटिकली स्टेबल होगा तो ऑब्वियस है वो ग्लोबली एजम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। ये आगे नॉन लीनियर केस में देखेंगे कि वो लोकली एजम्प्टोटिकली स्टेबल कब होता है और ग्लोबली एजम्प्टोटिकली स्टेबल कब होता है। As shown schematically in figure 1, trajectories that start nearby are allowed to straight from x direct in the short run। अब हम देखें कि जो ट्रेजेक्ट्री जो है वो हमारे पास डेल्टा नेबरहुड में कोई स्टार्ट करेगी तो वो एक्सटेरिक को allowed to stray from एक्सटेरिक इन द शॉर्ट रन, तो वो जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी एक्सटेरिक में। बट दे मस्ट अप्रोच एक्सटेरिक इन द लॉन्ग रन, लेकिन इसको ये लॉन्ग रन में भी अप्रोच करना चाहिए कि नेबरहुड नहीं बल्कि कहीं से भी कोई यानी स्टार्ट करें तो वो लॉन्ग रन में भी वो उसी को ही अप्रोच करनी चाहिए। आगे है ल्यापनोव स्टेबल। तो जब भी हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन का मतलब यही है कि इवेंचुअली कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्स कोई भी इनिशियल कंडीशन ली जा सकती है पूरी डोमेन में से, तो उसके लिए हम ल्यापनोव स्टेबल आगे ल्यापनोव ये यानी लॉन्ग रन दूसरे नॉन लीनियर सिस्टम में हम यानी वो ग्लोबल स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे होते हैं कि ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कब होता है पॉइंट। तो ल्यापनोव स्टेबल हम देखते हैं जी। इन कंट्रास्ट ल्यापनोव स्टेबिलिटी रिक्वायर्स दैट नियर बाई ट्रेजेक्टरीज रिमेन क्लोज फॉर ऑल टाइम। यानी हम अब जो अट्रैक्टिंग है और लॉन्ग रन में हमारे पास क्या डिफरेंस है कि अट्रैक्टिंग में हम कहते हैं कि जो नियर बाई ट्रेजेक्ट्रीज है जो एक्सटेरिक की को डेल्टा नेबरहुड में अगर कोई ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करें तो वो अप्रोच करती हैं, उसको पॉइंट को अप्रोच कर जाती हैं। लेकिन और ल्यापनोव स्टेबल में हम क्या कहते हैं कि जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं जो नियर बाई ट्रेजेक्ट्रीज हैं डेल्टा की नेबरहुड में ट्रेजेक्ट्रीज वो हर टाइम ही वो क्लोज रहती हैं सॉल्यूशन के या सॉल्यूशन को अप्रोच करती हैं। वी से दैट एक्सटेरिक इज ल्यापनोव स्टेबल इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर इज अ डेल्टा सच दैट एक्स ऑफ टी माइनस एक्सटेरिक इज लेस देन एप्सिलॉन whenever t greater than or equal to 0 and x0 minus एक्सटेरिक less than डेल्टा। यानी हम कहेंगे कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ल्यापनोव स्टेबल है इफ़ अगर हर एप्सिलॉन के लिए, यानी हर एप्सिलॉन का आप चूज़ करेंगे जब कोई भी सॉल्यूशन लेंगे, यानी कोई भी सॉल्यूशन जो है वो अगर एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर होगा कब होगा जब इनिशियल ट्रेजेक्ट्री डेल्टा नेबरहुड से लेंगे। यानी अगर कोई इनिशियल ट्रेजेक्ट्री हम डेल्टा नेबरहुड से लेते हैं तो उसके जो इनिशियली यानी कि ट्रेजेक्ट्री जो स्टार्ट करते हैं वो डेल्टा नेबरहुड से स्टार्ट करते हैं, तो वो जो ट्रेजेक्ट्री वो हर टाइम के लिए हर लम्हे के लिए वो जो ट्रेजेक्ट्रीज है वो फिर एप्सिलॉन नेबरहुड में ही रहेगी उस इक्विलिब्रियम पॉइंट की, उससे अवे नहीं जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे यानी उधर हमने ये पढ़ा था कि अगर एसिम्प्टोटिकली अट्रैक्टिंग में ये पढ़ा था कि अगर कोई ट्रेजेक्ट्री हम एक्सटेरिक की नेबरहुड में स्टार्ट करते हैं तो जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वो इसकी एक्सटेरिक को अप्रोच कर जाती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं इधर हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रेजेक्ट्री या डेल्टा नेबरहुड से स्टार्ट करते हैं तो वो ट्रेजेक्ट्री हर टाइम में वो एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर रहेगी। अब इसकी एग्जांपल फाइनली एक्सटेरिक इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ इट इज बोथ अट्रैक्टिंग एंड ल्यापनोव स्टेबल। अगर यानी एक्सटेरिक वो
अट्रैक्टिंग भी हो, ल्यापन स्टेबल भी हो, दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा हो, तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये एजम्टोटिकली स्टेबल है। इन फिगर 5.5 A to D द ऑरिजिन इज ल्यापनोव स्टेबल। अब देखें ए से डी में जो ऑरिजिन है वो ल्यापनोव स्टेबल है, क्योंकि कोई भी अगर आप डेल्टा नेबरहुड ले लें तो जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं उसके लिए एप्सिलॉन नेबरहुड डिफाइन की जा सकती है कि वो ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं डेल्टा नेबरहुड से अगर कोई स्टार्ट करेगी ट्रेजेक्ट्रीज तो वो हमेशा किसी एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर ही रहेगी। तो इस केस में भी ये डेल्टा एप्सिलॉन डिफाइन किया जा सकता है। इस केस में भी कि सपोज हम अगर कोई भी डेल्टा आप ले लें, आप देखें कि कोई भी हम डेल्टा डिफाइन कर लें तो उसके लिए कोई भी ऐसा एप्सिलॉन डिफाइन किया जा सकता है, यहाँ पे कोई दूसरा एक सर्कल एप्सिलॉन का बनाया जा सकता है कि ट्रेजेक्ट्री सारी उसी एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर रहेंगी। इस केस में भी इसी तरह एक डेल्टा का सर्कल बनाया जा सकता है, उसके बाद एक सर्कल एप्सिलॉन का सर्कल बनाया जा सकता है कि सारी ट्रेजेक्ट्रीज उसके अंदर ही रहेंगी। इस तरह यहाँ पे भी एक डेल्टा का सर्कल बना के डेल्टा नेबरहुड का और उसके बाद एप्सिलॉन नेबरहुड बनाई जा सकती है कि सारी ट्रेजेक्ट्रीज उसी के अंदर रहेंगी। यहाँ पे भी इसी तरह अगर कोई डेल्टा नेबरहुड हम बना लें तो उसके लिए एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाई जा सकती है जिसमें ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो हमारे पास उसके उस नेबरहुड में रहेंगी। अब रिमार्क है द फिक्स्ड पॉइंट दैट इज ल्यापनोव स्टेबल मे नॉट बी अट्रैक्टिंग। ज़रूरी नहीं है कि जो एक फिक्स्ड पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ल्यापनोव स्टेबल हो वो अट्रैक्टिव भी हो, क्योंकि ये यानी उसका कन्वर्स है, यानी हर अट्रैक्टिंग पॉइंट जो है वो ल्यापनोव स्टेबल लाजमी होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक पॉइंट जो ल्यापनोव स्टेबल हो वो लाजमी अट्रैक्टिंग होगा। अब देखिए फिगर 5.1T शोज अ फिक्स्ड पॉइंट कैन बी ल्यापनोव स्टेबल बट नॉट अट्रैक्टिंग। अब इस केस में देखें तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अट्रैक्टिंग नहीं है बल्कि ल्यापनोव स्टेबल है लेकिन अट्रैक्टिंग नहीं है। ये हम कैसे चेक करते हैं? जब दोनों की डेफिनेशंस हम अप्लाई करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये ल्यापनोव स्टेबल है या अट्रैक्टिंग है या दोनों है। आप देखें पहले हम ल्यापनोव स्टेबल की डेफिनेशन इस पे अप्लाई करते हैं। ल्यापनोव स्टेबल की डेफिनेशन हम अप्लाई करने के लिए जब हम ट्रेजेक्ट्रीज बना लें तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि कोई भी हम सर्कल बना लेते हैं डेल्टा का, तो आप देखें कि उस डेल्टा नेबरहुड में से कोई भी ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करें तो उसके लिए एक एप्सिलॉन नेबरहुड डिफाइन कर लेते हैं कि उस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर ही वो सोल्यूशन रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ल्यापनोव इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ल्यापनोव स्टेबल है, लेकिन अट्रैक्टिंग का डेफिनेशन क्या होती है? सपोज यहाँ पे एक डेल्टा नेबरहुड हम डिफाइन कर लेते हैं। जब डेल्टा नेबरहुड डिफाइन कर देते हैं तो उस डेल्टा नेबरहुड में से कहीं से भी कोई ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो अट्रैक्टिंग हमें क्या कहता है कि वो ट्रेजेक्ट्री लाजमी है कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करें। लेकिन सपोज इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये है, सारे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकते क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा एक्सटेरिक इज इक्वल टू 0। तो अगर डेल्टा नेबरहुड ये डिफाइन करते हैं तो देखें जहाँ से जो ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट होगी वो सीधी इस पॉइंट को अप्रोच करेगी, ना कि इस पॉइंट को अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब ये है कि हर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ल्यापनोव स्टेबल हो ज़रूरी नहीं कि वो अट्रैक्टिंग हो, लेकिन हर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारे पास ल्यापनोव जो हमारे पास अट्रैक्टिंग होगा वो ज़रूरी है कि वो ल्यापनोव स्टेबल होगा। आगे है जी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। वो आगे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सटेरिक जो है वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा अगर वो अट्रैक्टिंग भी हो और ल्यापनोव स्टेबल भी हो, दोनों में। अब देखिए फर्स्ट केस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहले अट्रैक्टिंग की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक डेल्टा नेबरहुड ले लें तो डेल्टा नेबरहुड में से जो भी ट्रेजेक्ट्री आप स्टार्ट करें वो 0 को अप्रोच कर जाती है, तो अट्रैक्टिंग की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसके बाद एक डेल्टा नेबरहुड ले लें और उसके बाद कोई एप्सिलॉन नेबरहुड ले लें, तो जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं जो डेल्टा नेबरहुड से स्टार्ट कर रही हैं वो एप्सिलॉन नेबरहुड के डेल्टा और एप्सिलॉन इस केस में इक्वली लिया जा सकता है,
कि वो उस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर ही रहेंगी। इसी तरह यहाँ पे भी डेल्टा और एप्सिलॉन इक्वली लिया जा सकता है कि जो भी ट्रेजेक्ट्री डेल्टा नेबरहुड में से स्टार्ट करेंगे, सॉरी एप्सिलॉन तो इसमें अट्रैक्टिंग के लिए नहीं अप्लाई करेंगे, सिर्फ अट्रैक्टिंग में क्या होगा कि डेल्टा नेबरहुड ले लें तो जो ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करेंगे वो एक्सपायरी को अप्रोच कर जाएगी इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो इसी तरह ल्यापनोव स्टेबल भी है। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करें डेल्टा नेबरहुड में तो वो हमेशा एप्सिलॉन नेबरहुड में रहेगी। वो एप्सिलॉन यानी डेल्टा और एप्सिलॉन इक्वली चूज़ किया जा सकता है। और इस केस में भी आप देखें कि कोई भी जो ट्रेजेक्ट्री है जो डेल्टा नेबरहुड से स्टार्ट करेंगे वो एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर ही रहेगी। तो ये तीनों केसेस में इसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। अब यही नॉन लीनियर सिस्टम में इधर हम सिर्फ एसिम्प्टोटिकली स्टेबल का मतलब लेते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि एसिम्प्टोटिकली स्टेबल में यानी इक्विलिब्रियम, इसमें लीनियर केस में जो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाता है। क्यों ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाता है? क्योंकि इसमें लीनियर केस में हमारे पास आता ही एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट है और वो होता है ऑरिजिन। तो ऑरिजिन अगर स्टेबल हो जाए, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाए तो वो ऑब्वियस है वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। यानी कहीं से भी हम कोई ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करें तो वो उस पॉइंट को अप्रोच कर जाती है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशंस होती है। आगे न्यूट्रली स्टेबल, व्हेन अ फिक्स्ड पॉइंट इज ल्यापनोव स्टेबल बट नॉट अट्रैक्टिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रली स्टेबल। यानी अगर कोई जो फिक्स्ड पॉइंट हो या इक्विलिब्रियम पॉइंट हो वो ल्यापनोव स्टेबल हो लेकिन वो अट्रैक्टिंग ना हो तो फिर वो न्यूट्रली स्टेबल होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यानी अगर कोई ट्रेजेक्ट्री डेल्टा नेबरहुड में स्टार्ट करें तो वो एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर तो रहे लेकिन वो अप्रोच ना करे उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो फिर हम कहेंगे कि ये न्यूट्रली स्टेबल है। नियर बाय ट्रेजेक्ट्रीज आर नाइदर अट्रैक्टेड टू नॉर रिपेल्ड फ्रॉम द न्यूट्रली स्टेबल पॉइंट। यानी जो डेल्टा उसकी नेबरहुड में कोई ले तो वो ट्रेजेक्ट्रीज ना उसको अट्रैक्ट करें ना रिपेल करें, तो ये होगा ल्यापनोव स्टेबल। एज अ सेकंड एग्जांपल द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज फिगर 5.1.3 इज न्यूट्रली स्टेबल। अब देखें यहाँ पे ये न्यूट्रली स्टेबल है कि अब आप देखें कि यहाँ से कोई भी ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करें, यहाँ से सपोज स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाई जा सकती है। वो ट्रेजेक्ट्री इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर ही रहेगी लेकिन वो हमारे पास ल्यापनोव स्टेबल है लेकिन वो अट्रैक्टिंग नहीं है। क्यों? अट्रैक्टिंग के लिए ज़रूरी है कि वो टी इन्फिनिटी को जब अप्रोच करे तो वो जो ट्रेजेक्ट्री है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करे लेकिन वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रही। एग्जाम्पल ऑफ अट्रैक्टेड बट नॉट ल्यापनोव स्टेबल। अब दोनों यानी कि दोनों काउंटर एग्जाम्पल ये हमने ले लिया। सॉरी हाँ, पहले मैंने मेरा ख्याल बताया था कि जो अट्रैक्टिंग होती है वो ल्यापनोव स्टेबल लाजमी है लेकिन गलती ने क्योंकि कोई एक एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पे मिल गई है एक जिसमें वो अट्रैक्टिव हो अट्रैक्टर है लेकिन वो ल्यापनोव स्टेबल नहीं है, तो वो मैंने गलती से कहा था पहले। यानी ज़रूरी नहीं कि हर अट्रैक्टर ल्यापनोव स्टेबल भी हो और हर ल्यापनोव स्टेबल जो है वो अट्रैक्टर भी हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फिर हम कहते हैं कि वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। अब इधर एक एग्जांपल है जो अट्रैक्टर है लेकिन वो ल्यापनोव स्टेबल नहीं है। देखते हैं कि वो कंडीशन हम कैसे अप्लाई करते हैं। एन एग्जांपल इज गिवन बाय द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड ऑन द सर्कल थीटा डॉट इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। अब देखें कि अब ये एग्जांपल है एक सर्कल की। अब इसमें हम कह रहे हैं कि ये अट्रैक्टर है लेकिन ल्यापनोव स्टेबल नहीं है। इस तरह हेयर थीटा स्टेरिक इज इक्वल टू 0 अट्रैक्ट्स ऑल ट्रेजेक्ट्रीज एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो 0 एक ले लिया हमने। तो 0 जो है वो ऑल ट्रेजेक्ट्रीज को हमारे पास अट्रैक्ट कर रहा है नियर बाई ट्रेजेक्ट्रीज को, बट इट इज़ नॉट ल्यापनोव स्टेबल। लेकिन ये ल्यापनोव स्टेबल नहीं है। क्यों ल्यापनोव स्टेबल नहीं है? देयर आर ट्रेजेक्ट्रीज दैट स्टार्ट इनफिनिटेसिमल क्लोज टू थीटा स्टेरिक बट गो ऑन अ वेरी लार्ज एक्सकर्शन
बिफोर रिमेनिंग टू थीटा स्टेरिक, यानी ऐसी ट्रेजेक्ट्री जो थीटा स्टेरिक की नेबरहुड में स्टार्ट होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा है तो ये ओसिलेट कर रहा है, तो वो जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो वेरी लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करके तो फिर बाद में ये थीटा स्टेरिक को अप्रोच करेंगी। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि वो इसके लिए फिर वो ज़रूरी नहीं है हम एक एप्सिलॉन नेबरहुड डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री उससे भी बाहर चली जाती है फिक्स ट्रेजेक्ट्री, कि कोई भी जो ट्रेजेक्ट्री ले जो थीटा की नेबरहुड में आप ज़ीरो की नेबरहुड में ले तो वो पहले वेरी लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, फिर उसके बाद एट दी एंड वो हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो जब वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी टी इन्फिनिटी में, तो वो तो हमारे पास अट्रैक्टर की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन ल्यापनो स्टेबल जो है कि अगर वो कंडीशन हमें ये बताती है कि अगर कोई ट्रेजेक्ट्री डेल्टा नेबरहुड में रहे तो वो लाजमी एप्सिलॉन नेबरहुड में रहेगी, एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर रहे तो वो फिर हम वो ल्यापनो स्टेबल है। यानी किसी ऐसी ट्रेजेक्ट्री के लिए हम अगर एप्सिलॉन नेबरहुड डिफाइन कर लें जो डेल्टा नेबरहुड से स्टार्ट होती है तो फिर वो ल्यापनो स्टेबल होगी। लेकिन पिछले जो केस है फिगर ए टू सी में, उसके लिए हमने एक एप्सिलॉन नेबरहुड हम ऐसी डिफाइन कर सकते थे कि जिस ट्रेजेक्ट्री ऑल द टाइम उसी एप्सिलॉन नेबरहुड में रहेगी, लेकिन इस केस में इवेंचुअली तो वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी, लेकिन कोई एप्सिलॉन नेबरहुड हम नहीं ऐसी डिफाइन कर सकते कि सारा टाइम जो ट्रेजेक्ट्री है वो उसी एप्सिलॉन नेबरहुड में रहे। However, in practice, the two types of stability often occur together. तो प्रैक्टिकली दो टाइप की स्टेबिलिटी जो हैं वो अक्कर करती हैं। कौन सी? If a fixed point is both Lyapunov stable and attracting, we call it stable or sometimes asymptotically stable. यानी कि प्रैक्टिकली दो होते हैं, या तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो Lyapunov स्टेबल और अट्रैक्टिव दोनों होता है, तो उसको हम कहते हैं asymptotically stable. Finally, X-steric is unstable because it is neither attracting nor Lyapunov stable. तो या तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ना अट्रैक्टिंग होता है और ना ल्यापनो स्टेबल होता है, तो उसको अनस्टेबल कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, आप देखें, अब कोई भी नेबरहुड हम ये अट्रैक्टिंग भी नहीं है। अट्रैक्टिंग क्या होता है कि कोई भी ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करें तो वो ज़ीरो को इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच करे, तो ये अट्रैक्टिंग नहीं है कि सिवाय ये ट्रेजेक्ट्री, ये जो वाई लाइन है, इसके अलावा जो भी ट्रेजेक्ट्री कहीं से स्टार्ट करें तो वो ज़ीरो को डेल्टा नेबरहुड अगर ये सर्कल बना लें तो इस डेल्टा नेबरहुड के अंदर सिर्फ यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी, बाकी कोई ट्रेजेक्ट्री इधर से स्टार्ट करे तो वो ज़ीरो को अप्रोच नहीं करेगी। और इसका मतलब है कि अट्रैक्टिंग नहीं है, और दूसरा ल्यापनो स्टेबल भी नहीं है, क्योंकि ल्यापनो स्टेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रेजेक्ट्री अगर हम यहाँ पे कोई डेल्टा नेबरहुड डिफाइन कर लें तो उधर से ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करें तो उसके लिए कोई एप्सिलॉन नेबरहुड डिफाइन करनी पड़ती है जहाँ पे सोल्यूशन जो है वो ऑलवेज उसी के अंदर रहे। तो यहाँ पे कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं डिफाइन कर सके कि ऑल द टाइम सोल्यूशन उसके अंदर ही रहे। इसलिए यहाँ इस केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अनस्टेबल है। यहाँ ये कुछ क्वेश्चन है जी कि इन केस में डिसाइड करें कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ल्यापनो स्टेबल है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, या नन ऑफ द अबव। नन ऑफ अबव का मतलब ये है कि वो यानी अनस्टेबल है, अट्रैक्टिंग है, ल्यापनो स्टेबल है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, या कुछ भी नहीं है। यानी जो अट्रैक्टिंग भी होगा, ल्यापनो स्टेबल भी होगा, फिर वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा, या कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, या अट्रैक्टिंग होगा, या ल्यापनो स्टेबल होगा, तो या ये है कि वो अनस्टेबल होगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनमें ये चेक किया जा सकता है जी। आज के लेक्चर में हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, एक अट्रैक्टिंग, एक ल्यापनो स्टेबल और एक अनस्टेबल। अब अट्रैक्टिंग की डेफिनेशन क्या है कि अट्रैक्टिंग की ये डेफिनेशन है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी अगर कोई हम इनिशियल का कोई भी जो ट्रेजेक्ट्री वो डेल्टा नेबरहुड से स्टार्ट करें तो वो टी जब इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वह इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये अट्रैक्टिंग पॉइंट है। और ल्यापनो स्टेबल
क्या है कि अगर कोई हम ट्रेजेक्ट्री डेल्टा नेबरहुड से स्टार्ट करें तो वो हमेशा साइलेंट नेबरहुड में रहे तो उसको कहेंगे लियापनो स्टेबल। और अनस्टेबल क्या है कि ना वो अट्रैक्टिंग हो ना लियापनो स्टेबल हो। दूसरा हमने ये भी पढ़ा है कि ऐसा केस हो सकता है कि कोई जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अट्रैक्टिंग हो लेकिन लियापनो स्टेबल ना हो। और एक ये भी हो सकता है कि अगर वो यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट वो लियापनो स्टेबल हो लेकिन अट्रैक्टिंग ना हो। ये भी यहाँ पे केस हो सकता है।